ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 55 तक आईआईटी दिल्ली 2024 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। और ये रहने वाला पार्ट 5। गाइस, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वाली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। पहले आप वो कवर कर लेना, फिर पार्ट 5 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। गिवन है कि अ बॉक्स कंटेन 8 बॉल, 3 ऑफ देम आर ब्लू, 3 आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग 2 आर रेड। तो गाइस, एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 3 बॉल ब्लू है, 3 बॉल ग्रीन है और 2 बॉल रेड है। बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 5 बॉल्स आर चूजन रैंडमली। तो कोई एक पर्सन है और ये पर्सन जो है 5 बॉल को निकाल रहा है इस बॉक्स में से without replacement. What is the probability that 2 of will be blue, 2 green and 1 red? तो गाइस, हमें यहाँ पे क्या निकालना? probability। तो गाइस, probability क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो अगर हमें टोटल आउटकम्स मालूम चल जाए और फेवरेबल आउटकम्स मालूम चल जाए, देन हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट करते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या होगा। ओके, तो गाइस टोटल 8 बॉल है और आप 5 बॉल को निकाल रहे हो, तो क्या होगा? 8C5, 8C5। और गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56। ओके, अब हम गाइस निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स गाइस मेरे लिए क्या है कि 2 ब्लू बॉल होनी चाहिए, 2 ग्रीन होना चाहिए और एक आपका रेड होना चाहिए। और गाइस टोटल ब्लू बॉल कितना है? 3, और आप निकाल रहे हो 2 बॉल, सो दैट इज 3C2। तो फेवरेबल आ जाएगा 3C2 इंटू ग्रीन बॉल टोटल 3 है और आप निकाल रहे हो 2, तो आ जाएगा 3C2 इंटू टोटल रेड बॉल है 2 बट आप 1 रेड बॉल निकाल रहे हो, तो दैट इज 2C1। तो ये आ जाएगा 2C1। इसको गाइस सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो गाइस प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितना है? 18 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितना? 56। ये आ जाएगा 56। और गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/28। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ओके, तो गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स निकालो, फिर उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब कि आपके लिए क्या फेवरेबल है, क्वेश्चन में जो बोला जाता है ना वही फेवरेबल होता है। जैसे यहाँ पे 2 ब्लू बॉल, 2 ग्रीन बॉल और 1 रेड बॉल, तो मेरे लिए ये फेवरेबल है। ठीक है, और टोटल गाइस गिवन है तो आ जाएगा 3C2 इंटू 3C2 इंटू 2C1, तो ये बन गया फेवरेबल आउटकम्स। तो गाइस 18/56 दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 42 गिवन है कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो एट x इक्वल टू n पे इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन इफ n इक्वल टू -1 and 2। तो अगर n इक्वल टू -1 और -2 है, देन उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू होगा। अगर n का वैल्यू 0 हो जाए, देन उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज d। अगर n इक्वल टू 1 और 2 हो, देन उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज Cn। और बाकी में गाइज वो 0 है। ठीक है, C और D क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। और जो प्रोबेबिलिटी है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज 0.75। और हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो गाइस x जो है ना वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ पे n के जगह में -1 पुट करेंगे तो गाइस जो प्रोबेबिलिटी होगा एट x इक्वल टू -1, जस्ट पुट करो -1, ये आ जाएगा -1 इक्वल टू -2c डिवाइडेड बाय n। बट n क्या लिए गाइस? -1, तो -1, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा? 2c। सिमिलरली गाइस अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू -2 लेंगे तो -2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो x इक्वल टू -2। इसका गाइस जो प्रोबेबिलिटी है एट n इक्वल टू -2 पे कितना है? -2c बाय n, -2c बाय n।
बट n किसके इक्वल है, -2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, c। एंड सिमिलरली गाइस फिर आपको x n इक्वल टू 0 पुट करो, फिर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एट एवरी पॉइंट। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 पे इसका वैल्यू कितना है, c। तो यहाँ पे लिख लेंगे c। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू कितना है, 2c, तो यह आ जाएगा 2c। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो गाइज यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करो, इसका गाइज जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज d, तो यहाँ पे आ जाएगा d। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, तो गाइज क्या है, cn मतलब c इंटू 1, तो यह आ जाएगा c। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2c। ओके, और गाइज बाकी में तो वो 0 है। ओके, और गाइज हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक आइडेंटिटी पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है गाइज वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को जोड़ दे तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि c प्लस 2c प्लस d प्लस c प्लस 2c ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। तो गाइज ये आ जाएगा 6c प्लस d इक्वल टू 1। तो इसको गाइज हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। डन। ओके, अब गाइज यहाँ पे क्या गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू है 0.75। तो गाइज मॉड x का क्या मतलब है, मॉड x लेस देन -1, तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक। तो -1 से लेकर 1 तक गाइस कौन कौन सा वैल्यू होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ओनली 3 वैल्यूज ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन इक्वल टू -1 जो आपको गिवन है दैट इज 0.75। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.75। क्योंकि मॉड x का क्या मतलब है कि एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.75। और कैसे हमें मालूम है ना कि एट x इक्वल टू -1 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है आपका कितना है, दैट इज 2c। तो पुट करो यहाँ पे 2c प्लस एट x इक्वल टू 0 पे गाइस इसका वैल्यू कितना है d, तो यह आ जाएगा d प्लस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे गाइस इसका वैल्यू है c। जस्ट पुट करो c इक्वल टू 0.75, तो गाइस ये आ जाएगा 3c प्लस d इक्वल टू 0.75। ठीक है, तो गाइस ये इक्वेशन 2। गाइस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे तो हमें c और d का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको गाइस c का वैल्यू आएगा 1/12 और d का वैल्यू आएगा 1/2। अब गाइस इसको खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बट गाइस हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा। ठीक है, और गाइस x क्या क्या है, x -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो हमें यहाँ पे निकालना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x पे, यही होता है ना। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 2 तक। तो -2 से लेकर 2 तक गाइस हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालना है। तो जस्ट पुट करो एट x इक्वल टू -2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 प्लस -1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू
-2 इंटू गाइस एट x इक्वल टू -2 पे इसका जो वैल्यू है आपका कितना है, c है, जस्ट यहाँ पे c लिख देंगे, प्लस -1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू, और गाइस एट x इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू कितना है, 2c, जस्ट पुट करो यहाँ पे 2c प्लस, अब गाइस ये तो जीरो है ना, जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, तो ये तो गाइस जीरो ही आ जाएगा, प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है, c है, तो डायरेक्ट लिख देंगे c, एंड सिमिलरली गाइस एट x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2c, डन। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, -2c प्लस c प्लस 4c, तो गाइस ये आ जाएगा -4c प्लस c प्लस 4c, -4c प्लस 4c कैंसिल हो गया, और ये गाइस ये आ गया c, और गाइस c का वैल्यू तो हमें मालूम है, दैट इज 1/12, ये आ जाएगा 1/12, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू गाइस क्या होगा, 1/12, सिंपल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/12, डन। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 43, गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वेयर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर फ्लिप्ड, तो यहाँ पे क्या है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसको फ्लिप कर दिया जाता है, अब x डिपेंडेंट बन गया और y इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है, और अल्फा हैट एंड बीटा हैट आर द ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ अल्फा आई एंड बीटा आई, r square I denote the r square from the equation I, and rho xy denote the correlation coefficient between x and y, then यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, ओके, तो गाइस अल्फा हैट और बीटा हैट क्या है, OLS एस्टिमेटर है ऑफ अल्फा आई एंड बीटा आई, तो गाइस अगर हम मॉडल 1 से just find out alpha means beta 1 hat, just find out the beta 1 hat, तो guys beta 1 hat guys क्या होता है, कोवेरियंस x y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x, और इसी को गाइज हम लोग लिखते हैं कोरिलेशन एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ऐसे फार्मूला होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि बीटा 1 हैट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, सो दैट इज कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दैट इज बीटा 1 हैट फ्रॉम मॉडल 1, फ्रॉम मॉडल 1। सिमिलरली गाइस बीटा 2 हैट निकाल लेंगे, तो बीटा 2 हैट क्या बन जाएगा, कोवेरियंस वाई एक्स डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि गाइस ये उल्टा है ना, एक्स यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया वाई एक्स, तो सेम चीज कोरिलेशन एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आ जाएगा फ्रॉम मॉडल 2, डन। तो गाइस अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि बीटा 1 हैट इंटू बीटा 2 हैट, गाइस जस्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा कोरिलेशन एक्स वाई इंटू एस वाई बाय एस एक्स इंटू कोरिलेशन एक्स वाई इंटू एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई, गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके, तो गाइस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा 1 हैट इंटू बीटा 2 हैट क्या बन जाएगा, कोरिलेशन एक्स वाई इंटू कोरिलेशन एक्स वाई, मतलब कि
कोरिलेशन एक्स वाई का स्क्वायर, कोरिलेशन एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओके, तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं कोरिलेशन स्क्वायर, ठीक है, कोरिलेशन स्क्वायर। और गाइस जो सिंपल रिग्रेशन में और ओएलएस अगर वहाँ पे वैलिड है, देन उस कंडीशन में जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है गाइस। ये ओएलएस जब वैलिड होगा तब, और यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे ओएलएस वैलिड है, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा 1 हैट इंटू बीटा 2 हैट गाइस किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए बीटा 1 हैट इंटू बीटा 2 हैट जो कि आपका आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो दैट्स वाई दिस इज आर वन स्क्वायर। गाइस चाहे आप आर वन स्क्वायर बोलो या फिर आर टू स्क्वायर बोलो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गाइस चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज इक्वल रहेगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। गाइस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 हैट इक्वल टू क्या होता है, दिस, and similarly beta 2 is this, correlation is into standard deviation of x divided by standard deviation of y, okay। Okay guys, move to question number 44। given है कि 4 balls of different colors are randomly placed in 4 identical boxes, after the allocation some boxes may remain empty while other may have multiple balls, find the probability that exactly one box will remain empty, ठीक है। तो गाइस 4 बॉल है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 एंड बॉल 4, और 4 आइडेंटिकल बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4, और गाइस ये आइडेंटिकल बॉक्स है, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। After the allocation, some boxes may remain empty while other may have a multiple balls। तो किसी एक बॉक्स में एक से ज़्यादा बॉल हो सकती है, और कुछ बॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें कोई भी बॉल ना हो, बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉल विल रिमेन एम्प्टी। वन बॉक्स, एक बॉक्स जो है एम्प्टी होना चाहिए, देन उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कोई भी 4 में से एक बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए और बाकी जो है फुल होना चाहिए, बाकी फुल होना चाहिए, देन हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, दैट इज 3/32, 9/16, 96/256 या फिर क्या होगा, ठीक है, ओके। तो सेम चीज प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम लोग टोटल आउटकम्स निकालेंगे। तो गाइस हर एक बॉल के पास 4 ऑप्शन है ना, कि चाहे वो इस बॉक्स में जा सकता है या फिर इस बॉक्स में या फिर इसमें या फिर इसमें, तो इसके पास 4 ऑप्शन है। सिमिलरली बॉल 2 की भी पास 4 ऑप्शन है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो गाइस ये आ जाएगा 256। तो टोटल आउटकम्स आ गया 256। टोटल आउटकम्स आ गया दैट इज 256। अब गाइज हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ओके। बट फेवरेबल में गाइज जो मेरे लिए क्या है कि एक बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए, एक बॉक्स एम्प्टी। तो गाइज कोई भी एक एम्प्टी हो सकता है, हाँ 4 में से कोई भी एक एम्प्टी हो सकता है, बट हाँ 3 बॉक्स जो है आपको फिल होना चाहिए, ओके 3 बॉक्स जो है वो आपका फिल होना चाहिए, ओके। तो गाइज लेट सपोज कि ये जो बॉक्स 4 है ना, ये आपका एम्प्टी है,
बॉक्स 4 इज एम्प्टी, और जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 एंड बॉल 4। तो ये आपका बॉल 1 है, बॉल 2, बॉल 3 एंड बॉल 4। बट अब मेरे पास बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 को गाइज अब हम एम्प्टी मान लिए। ठीक है, बॉक्स 4 इज एम्प्टी नाउ। ओके, तो गाइज टोटल 4 बॉक्स है और आप 3 को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 3 को आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज 4C3। 4C3, तो गाइज ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 गाइज। ठीक है, तो आपने गाइज सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, दैट इज 4C3। अब उसमें से जो 3 बॉक्स है ना, उसमें बॉल फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब गाइज मेरे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, दैट इज 4C3 इंटू अब क्या है कि अब ये जो हम बॉक्स को जो सेलेक्ट किए 3 बॉल बॉक्सेस को, अब उसमें से जो है आपका बॉल होना चाहिए, मतलब कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हर एक पे आपका बॉल होना चाहिए। तभी गाइस जो रिमेनिंग एक होगा वो आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा, और वही चीज़ तो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे 3 बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और हर एक में गाइस एक बॉल एटलीस्ट होना चाहिए। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए ताकि इसमें एक भी बॉल ना हो। ठीक है, इसका मतलब गाइज ये है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। इसका मतलब गाइज ये है कि आपके पास 4 बॉल है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 और बॉल 4, और आपके पास 3 बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। और हर एक बॉक्स में गाइज बॉल फिल्ड होना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसा सिचुएशन ना आए कि सारा बॉल जो है एक में ही चले गया, नहीं। अगर गाइस ऐसा सिचुएशन हो जाए तो फिर 2 बॉल रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली दूसरा बॉल। ठीक है, मतलब ये वाला सिचुएशन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस इसका क्या मतलब है, ऑन टू फंक्शन याद है गाइस, हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम काफ़ी कर चुके हैं, आईआईटीज वाले प्रॉब्लम में, फिर आईएसआई वाले में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गाइस ये फील्ड होना चाहिए, मतलब ऑन टू। तो कितना ऑन टू गाइस बन सकता है, ठीक है, कितना ऑन टू फंक्शन बन सकता है। तो अगर टोटल एन रहे और उसमें से गाइस हमको साइज के रहा, देन उस कंडीशन में जो ऑन टू फंक्शन बनेगा, तो उसके लिए गाइस एक फॉर्मूला है, दैट इज के पे पावर एन माइनस KC1 इंटू K-1 पे पावर एन, और कैसे ऑल्टरनेटिव में ये साइन चलता है, प्लस KC2 इंटू K-2 पे पावर एंड सिमिलरली आपका इस तरह से आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 4 है, और k इज अ बॉक्सेस, जस्ट पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि n इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 3, ये आपका बॉक्स है और ये आपका बॉल है। तो गाइस ये आ जाएगा 3 पे पावर 4 माइनस 3C1 इंटू K-1, दैट इज 2 पे पावर n 4 प्लस 3C2 इंटू, और K का गाइस वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 2 पे पावर 4। अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, KC3 इंटू 3 माइनस 3, तो गाइस ये 0 आ जाएगा ना, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको गाइस यहीं तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो
और k इक्वल टू 3 है, तो 3 में तो गाइस 0 हो जाएगा। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जब गाइस आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना वैल्यूज आएगा, जस्ट सॉल्व दिस, इसका वैल्यू आ जाएगा 36, ठीक है। तो अब गाइस जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा गाइस, पहले आप इसको एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ। 4C3 इंटू 36 इंटू 36, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 144, आई थिंक 144 आएगा, ठीक है। तो अब गाइस हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली वन एम्प्टी बॉक्स का कितना होगा फेवरेबल आउटकम, दैट इज 144 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना था 256, तो ये आ जाएगा 256, ठीक है। तो गाइस इसको 144 डिवाइडेड बाय 256 कितना होगा 9/16, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/16, जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स विल रिमेन एम्प्टी। एक बॉक्स जो है एम्प्टी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है गाइस कि 3 बॉक्स फिल होना चाहिए, हाँ 3 बॉक्स फिल होना चाहिए, ये तो गाइस श्योर है। अब ये जो 3 बॉक्स है जो फिल होगा, अब ये 3 हो सकता है या फिर ये 3 हो सकता है या फिर ये 2 1 3 हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस हमें सेलेक्ट करना होगा 4C3, तो 4C3 इंटू, अब गाइज यहाँ पे जो हम बॉक्स को सिलेक्ट किया ना, अब उसमें से क्या होना चाहिए कि हर एक बॉल में हर एक बॉक्सेस में बॉल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है गाइज ये ऑन टू वाला कंडीशन बन गया, ठीक है, ऑन टू वाला कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज वाला फॉर्म, ठीक है, ऑन टू वाला। तो इसका मतलब ये है गाइज कि जैसे कि बॉक्स ए में चाहे बॉल 1 हो सकता है या फिर बॉल 2 हो सकता है या फिर बॉल 3 या फिर बॉल 4, मीन्स लाइक दिस गाइस। अगर मैं इसको जैसे ये वाला कि बॉल 1 जो है बॉक्स 1 में चले गया, बॉल 2 बॉक्स 2 में, बॉल 3 इसमें, एंड ये वाला लेट सपोज इसमें चले गया या फिर वो किसी में भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ना कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होना चाहिए, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या ऑन टू फंक्शन है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज वाला बन रहा है ना, हाँ। तो वही चीज़ गाइज हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर टोटल n है और उसमें से अगर आपको साइज k है, तो उसमें जो टोटल ऑन टू फंक्शन बनेगा दैट इज k पे पावर n माइनस KC1 इंटू k-1 पे पावर n प्लस KC2 इंटू k-2 पे पावर n माइनस, इस तरह से कैसे ऑल्टरनेटिव साइन चलते जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे n और k का वैल्यू पुट करेंगे तो ओनली 2 तक, आफ्टर दैट गाइज इसका वैल्यू 3 पे तो गाइज वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और बस यहीं तक आपको जाना है, 4 तक तो गाइज जाना नहीं है क्योंकि आपका k इक्वल टू 3 तक ही है। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 4C3 इंटू 36, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो सिंपल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। गाइस ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको और एक बार आप रिपीट कर लेना, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 गिवन है कि प्रोफेसर कैलकुलस हैज 10 की ऑन हिज की रिंग। तो गाइस एक रिंग है और इस रिंग में 10 कीज है, कीज 1 कीज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। He forget which one opens the door to his office and started trying them at random। और गाइस वो रैंडमली जो है ऑफिस के डोर को खोल रहा है, ठीक है, ओके, ऑफिस के डोर को खोल रहा है, discarding those that do not work, okay, then what is the probability that 8th key will open the door। गाइस अब खुद सोचो ना कि एक रिंग है और उस रिंग में गाइस सारे चाबीज हैं, मतलब 10 कीज हैं, और उसमें से एक ना एक तो गाइस कीज होगा जो ये दरवाज़ा खुल जाए। तो हर एक
कीज का गाइस अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। तो गाइस कीज 1, कीज 2, कीज 3, 4 टिल 10 तक, और हर एक का गाइस जो प्रोबेबिलिटी है क्या होगा, 1/10 ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा। 1/10, 1/10, सिमिलरली इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, और इसका भी क्या होगा, 1/10। तो गाइज हमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कीज 8 को यूज करें और दरवाजा खुल जाए, देन उस कंडीशन में गाइज जो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/10 होगा, सिंपल। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है, 0.1, सिंपल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गाइज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 10 कीज है, और 10 कीज में गाइज कोई ना कोई एक कीज होगा जो आपका दरवाजा खुल जाएगा। तो 8 की अगर हम यूज करें, दरवाजा खुल जाए, देन उस कंडीशन में इसका मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हर एक कीज का क्या होगा, 1/10, 1/10, 1/10, तो 8th का भी क्या होगा, 1/10 होगा, सिंपल। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 46। A master student is using data from representative sample of n equal to 20 male IIT Delhi student to estimate the parameter of regression equation, that is y equal to beta naught plus beta 1 x plus error term। y आपका weight है, x height है, और e आपका error term है। The estimated least square regression with standard error in parentheses below the point estimates is reported below। ठीक है, तो आपके एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज वाई हैट इक्वल टू दिस बीटा नॉट बीटा 1 इंटू एक्स, और ये आपका जो पैरेंथेसिस में ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। द स्टूडेंट इज टेस्टिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, और इन्होंने हाइपोथेसिस सेटअप किया कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि बीटा 1 इक्वल टू 0, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि नहीं, बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0। Then what is the value of appropriate test statistics for testing H naught? Guys, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जो मेरा सीरीज था डेज 100 वाला लेक्चर्स में। ठीक है, 100 डेज क्वेश्चन सीरीज, तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे डिटेल में कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन में जो ना बेसिकली आपको यूज करना है टी स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, ओके, तो y हैट इक्वल टू 30.34 प्लस 2 इंटू एक्स, ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है। ओके, दैट इज योर एस्टिमेटेड वैल्यूज, और हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग द एच नॉट। अगर आप एच नॉट को टेस्ट करोगे गाइस, तो कौन सा आप टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज करोगे, तो सिंपल गाइस जस्ट यूज द टी स्टेटिस्टिक्स। तो टी स्टेटिस्टिक्स क्या होगा गाइस, बीटा 1 हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट। ठीक है, तो बीटा 1 हैट गाइस कितना है, बीटा 1 हैट दैट इज दिस, तो बीटा 1 हैट का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर कितना है, 0.5, सिंपल 0.5, तो 0 ऊपर आ जाएगा 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और गाइज मैं डिटेल में कि यहाँ पे क्यों टी स्टेटिस्टिक्स यूज होगा उस वाले वीडियोस पे गाइज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 47 गिवन है कि लेट f फ्रॉम r 0 to infinity be an increasing function such that limit x tend to infinity f of 7x divided by f of x equal to 1, then limit x tend to infinity f of 5x divided by f of x minus 1 equal to क्या होगा। ठीक है, तो गाइस हमें एक कोई फंक्शन डिफाइन है r से लेकर 0 to infinity, और गाइस वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, और जो लिमिट है f of 7x डिवाइडेड बाय f of x दैट इज इक्वल टू 1। गाइस इंक्रीजिंग का मतलब भी है कि x इज लेस देन 2x होगा, लेस देन 3x होगा,
सिमिलरली मतलब इसका जो सक्सेसिव टर्म है गाइज वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा ना। कब? जब अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए तब। डन। तो गाइज क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो 5x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x से और लेस देन इक्वल टू होगा 7x से? क्यों? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है लेस देन एफ ऑफ 5x लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 7x बोल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये तो होगा, तो जब इनपुट इंक्रीजिंग है तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होगा। यही तो मीनिंग होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो गाइज एक चीज तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 5x लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 7x। ठीक है, डन। ओके, अगर गाइज हम दोनों तरफ 5x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1। तो 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 5x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x। ठीक है, और लिमिट क्या है, x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, और गाइस अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, 1 की तरफ जा रहा है, और इसका भी वैल्यू गाइस 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी 1 की तरफ गाइस जाएगा। हाँ, सिंपल। ठीक है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में गिवन है कि x टेंड टू इन्फिनिटी पे जो एफ ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स है ये 1 की तरफ जा रहा है, और गाइस ये तो ऑलरेडी 1 है। तो जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा देन उस कंडीशन में ये 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ जा रहा है। तो गाइस पता है एक थ्योरम होता है कि अगर ये वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है और ये वैल्यू भी 1 की तरफ जा रहा है तो इसका जो मिडिल पार्ट है गाइस ये भी 1 की तरफ जाएगा। गाइस आप कमेंट पे बताना कि ये कौन सा थ्योरम है। ठीक है, बहुत ही बेसिक थ्योरम और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो मैं थ्योरम का गाइस नाम नहीं लूँगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अगर आप IIT दिल्ली के एग्ज़ाम दोगे इस बार। ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस कि एफ ऑफ 5x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 7x इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो गाइस 1 और ये ऑलरेडी -1 है, तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। ठीक है, डन। Okay guys, question number 48. If the equation system AX equal to B has no solution, where A is a matrix and B is a vector, then B guys belongs to what? Column space of A transpose या फिर A या फिर क्या होगा? तो गाइज जब भी अगर नो सॉल्यूशन आ जाए और इसका जो राइट हैंड साइड है ना वो कभी भी कॉलम स्पेस पे नहीं होता है, तो गाइज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गाइज ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ये जो बी है ना ये कभी भी नल स्पेस ऑफ ए पे नहीं होता है। ठीक है, नल स्पेस ऑफ ए पे भी नहीं होता है। सो लास्ट इज ऑप्शन नंबर बी, बी बिलोंग्स टू अ नल स्पेस ऑफ ए टी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 गिवन है कि 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल टू 10, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 27/11 या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे गिवन क्या है, 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल टू 10। ठीक है,
तो गाइस फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ करो और इसको ब्रेक करो। तो गाइस यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना 2n इंटू n 2n-1। तो गाइस अगर आप ये करोगे ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल, ये वाला होल डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। फिर गाइज ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10। फिर गाइज इसको सॉल्व कर लोगे, फिर वहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो गाइज वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर जब n का वैल्यू गाइज वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो गाइज, आप एक बार करना, एक बार इसको आप ट्राई करना, ठीक है। इस वे से जस्ट 10 को इधर लेके जाओ, फिर ये क्वाड्रेटिक आएगा, फिर वहाँ पे श्रीधारी चारी रूल लगाओ, फिर n का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। तो गाइज n जो है ना परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज प्रॉब्लम आ गया। देन अब इस क्वेश्चन को गाइज हम लोग हिट एंड ट्रायल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है ना कि 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे रैंडमली जस्ट एक वैल्यू को असाइन करो। लेट सपोज कि गाइज मैं n इक्वल टू 3 लेता हूँ या 4 लेता हूँ या फिर 5 लेता हूँ, आप कोई भी वैल्यूज लो। तो लेट सपोज मैं n इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 8c3 डिवाइडेड बाय 4c3 इक्वल टू 10। तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 के इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 पे भी नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप n इक्वल टू 8 लोगे तो फिर गाइज ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, टेक n इक्वल टू 8, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 16c3 डिवाइडेड बाय 8c3 इक्वल टू कितना 10 है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो 16c3 गाइज आपको आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 8c3 का वैल्यू आएगा 56। तो गाइज ये आ जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो गाइज ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि n इक्वल टू 8 पे गाइज ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 8, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे गाइज मीन्स जस्ट 8 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो n इक्वल टू 8 है, तो जस्ट पुट करो 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4। अब गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आई थिंक 2 आएगा, ठीक है गाइज। जितना भी आएगा जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएगा और रिक्वायर्ड वैल्यूज 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइज याद रखना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अब जो जनरल अप्रोच होता है मीन्स जो जनरल अप्रोच है गाइस, अगर आप उस वे से सॉल्व करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया था, तो n का गाइस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो दूसरा मेथड हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज़ करना, ठीक है। n का कोई भी एक रैंडम वैल्यूज बैठा के देखो, तो वहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, फिर जस्ट पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 50 गिवन है कि लेट f ऑफ 5x प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 3 वेर x इज ग्रेटर देन 0 देन 18 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ x dx इज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। गाइज मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन को रिप्लेसिंग मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। रिप्लेसिंग मेथड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपको गिवन है ना ये वाला 5 एफ ऑफ एक्स प्लस 4
एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग का मतलब है कि जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर दो 1/x के साथ। तो गैस ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे 1/x, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब गाइज दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज नोट पॉइंट बना के लिखो कि जब भी अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एफ ऑफ 5x प्लस एफ ऑफ 1/x मतलब इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, देन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिप्लेसिंग मेथड से। मतलब कि x को रिप्लेस कर दो 1/x से, ठीक है, तो वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो गाइस हमें गिवन क्या है, एफ 5 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू कितना है 1/x प्लस 3। और गाइस दूसरा इक्वेशन ये वाला है, दिस इज रिप्लेसिंग इक्वेशन, तो इसको लिख सकते हैं 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब गाइस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमें गाइस रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है गाइस, जो बेसिक हम लोग 10th क्लास में जो करते थे, दो इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, तो जस्ट तो गाइस ये आपका क्या बन जाएगा 25। ठीक है, एक बार गाइस आप कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 एफ ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा 20 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 5/x प्लस 15, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 16 एफ ऑफ एक्स प्लस 20 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 4x प्लस 12। अब गाइस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो गाइस कैंसिल हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 एफ ऑफ एक्स, तो गाइस ये क्या बन जाएगा 9 एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 9 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 ऑफ एक्स प्लस 15 माइनस 4x माइनस 12 तो 9 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5/x माइनस 4x, गाइस 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा +3। डन, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/9 इंटू 5/x माइनस 4x प्लस 3। ओके, तो गाइस हमें निकालना क्या था, फिर इसका इंटीग्रेशन गाइस निकालना है, तो हमें एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू मालूम चल गया, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका ये है। अब अगेन गाइस इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो गाइस हमें निकालना है 18 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 1/9 इंटू दिस 5/x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और गाइस ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5/x माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 4x प्लस 1 to 2 3 इंटू dx। ठीक है, ओके, अब गाइस इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, तो जस्ट सॉल्व दिस।
2 इंटू 5 तो गाइस कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। 1/x का क्या होता है, log x। तो log x मतलब log x, और यहाँ पे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस 3x वेर 1 to 2। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो इसका वैल्यू आएगा 10 ln 2 माइनस 6, 10 ln 2 माइनस 6। तो ऑप्शन डी 10 log 2 माइनस 6, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए उसको रिप्लेसिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। रिप्लेसिंग का मतलब है कि x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। तो एक तो गाइज ये आपका ओरिजिनल हो गया, दैट इज इक्वेशन 1, और जो रिप्लेसिंग की है इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया था तो सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, और गाइज जस्ट इंटीग्रेट, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, ठीक है। Okay guys, question number 51. If coefficient of x to power 7 in ax square plus 1 by 2bx to power 11 and x to power minus 7 in ax minus 1 by 3bx square to power 11 are equal. तो गाइज इसका जो कोफिशिएंट है ना वो आपका इक्वल है, देन कंडीशन में कौन से आइडेंटिटी को होल्ड होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 50 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से लेकर 60 तक डिस्कस करेंगे। और ये पेपर गाइज ख़त्म होने के बाद फिर 2023 का पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, तो 2023 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। तो आज बस 50 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।